ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया, और दूसरा नंदीग्राम में हिंसा हुई। इन दोनों ही मसलों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज के जो मेहमान है, परिचय करवा दूं। मेरे साथ सौरभ सिकदर जुड़ चुके हैं। सौरभ सिकदर बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ राजीव तिवारी टीएमसी के नेता हैं। राहुल लाल मेरे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक हैं। डी के दुबे मेरे साथ जुड़े हैं, संवैधानिक मामलों के जानकार हैं। शुरुआत डी के दुबे जी मैं आपसे ही करता हूं। ये पूरा जो फैसला है, इसको कानूनी रूप से कैसे देखा जाना चाहिए? ममता बनर्जी कह रही है इस फैसले को नहीं मानेंगी, नहीं मानेंगी। पर एक सवाल ये उठता है कि भाई ठीक है, हाई कोर्ट का फैसला है, तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है उसको। अगर उनको लगता है हाई कोर्ट में कुछ गलत हुआ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। तो फिर उसमें क्या ये तरीका सही है कि अगर हाई कोर्ट का नहीं मानना, हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना? नहीं, देखिए, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मुझे फैसला नहीं मानना, और सम्मान है लेकिन नहीं मानना, ये कंटेम्प्ट नहीं, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द कोर्ट खुलेगी सोमवार को, और सोमवार को ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट के मामले में आना चाहिए। पहली बात तो ये है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो ये स्टेटमेंट सीधा दिया जा सकता था कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर का 370 का डिसीजन आया तो सबने कहा कि भाई हम दोबारा रिव्यू करेंगे, वो रिव्यू हुआ। लेकिन यहां पर जो हाईकोर्ट ने कल कहा, उस विषय में इतनी जान है, क्योंकि दो नोटिफिकेशन है। मैं आप जो आंकड़ा 65 का बता रहे हैं वो 77 है। अच्छा। 77 दो दो नोटिफिकेशन है। एक हम्म। कम्युनिस्ट शासन का नोटिफिकेशन है 2010 की फरवरी का, और हम्म। उसमें 42 जातियां ओबीसी में जोड़ी गई थी, जिसमें 41 मुस्लिम थे। और फिर हम्म। जब ये नई सरकार बैठ गई ममता बनर्जी की, तो इन्होंने क्या किया कि 2011 में एक फिर से नोटिफिकेशन किया, और उस नोटिफिकेशन में अब की बार 35 जातियां जोड़ी, इनमें से 34 मुस्लिम थी। तो हम्म। 77 में से 75 मुस्लिम जातियां उसमें जोड़कर ओबीसी नोटिफिकेशन करके राज्य में शामिल करवा दिया गया। हम्म। और जो एक्ट था, बैकवर्ड एक्ट 2012 इन्होंने पास किया, उसमें रिट्रोस्पेक्टिवली इसको सबको जोड़ लिया। 2011 में ही पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में, वो हाई कोर्ट में कई एक चली गई थी, उनकी सुनवाई चल रही थी। बहुत लंबा समय लगता है, प्लीडिंग राज्य सरकार अगर सहयोग न करे तो लंबा समय लग जाता है। हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर यह है कि राज्य सरकार किस आधार पर नोटिफिकेशन करके कर सकती है। उसका तो एक प्रॉपर कमीशन होना चाहिए, उसका एक हम्म। प्रॉपर डेटा कलेक्शन होना चाहिए, और डेटा कलेक्शन के बाद उसकी रैशनैलिटी होनी चाहिए। आपके कमीशन की रिकमेंडेशन कहां है? और जिन हम्म। मुस्लिम जातियों का ये आधार दिया गया कि वो पहले हिंदू थे और हिंदू के बाद वो मुसलमान कन्वर्ट हो गए, तो फिर उनकी रिजर्वेशन जारी रहने चाहिए। तो हाई कोर्ट ने जो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया, उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम क्यों हो गए, इसका कारण किसी ने ढूंढा है क्या? उसके हम्म। पीछे वो जो मुस्लिम हो गए और अब वो कहने लगे कि हम जाति व्यवस्था से बाहर हो गए, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब जब जाति व्यवस्था से बाहर हो गए, तो फिर ये ओबीसी रह कैसे गए, या ये बैकवर्ड रह कैसे गए? हाई हम्म। कोर्ट ने कहा कि इसमें ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए सिर्फ और सिर्फ जो ये पूरे नोटिफिकेशन दोनों दिखाई दे रहे हैं, ये केवल पॉलिटिकल गेन्स के लिए नोटिफिकेशन आए हैं। इनमें कोई रैशनैलिटी या इनके पीछे का कोई आधार नहीं है। ये हम्म। सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज का मामला है, और ऐसा हम्म। संभव नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी कोर्ट किए हैं, और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही है कि बिना कमीशन की रिकमेंडेशन के किसी को भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जा सकता, या राज्य सरकार के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो बिना कमीशन की रिकमेंडेशन और बिना कमीशन के पूरे आधार के वो नोटिफिकेशन कर दे। उन्होंने हम्म। 2022 का एक जजमेंट कोर्ट किया है और पीछे के जजमेंट कोर्ट किए हैं। मैं आपको एक चीज बेसिक बताऊं, जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, आर्टिकल 15 में रिजर्वेशन का नंबर आया, तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा भाई जाति तो हम नहीं लिख सकते इसमें, लेकिन एक कमीशन बनाएंगे। वो कमीशन ये तय करेगी कि अभी बैकवर्ड कौन है, उसका एक हम्म। फॉर्मूला होगा। उस फॉर्मूले के आधार पर जो जातियां उस कमीशन के फॉर्मूले पर फिट बैठ रही होंगी, उनका एक हम्म। शेड्यूल बनाएंगे, जिसको हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कहेंगे। यानी कि कास्ट और ट्राइब, पार्टिकुलर कास्ट या पार्टिकुलर ट्राइब कोई बैकवर्ड नहीं होगी। जो उस फॉर्मूले के अनुसार बैकवर्ड होगा,
वो इसमें आ जाएगा। इस आधार पर हम लगातार क्या करते हैं कि कभी कुछ जातियां बैकवर्ड हो जाती हैं, कभी उनको एससी घोषित कर देते हैं, तो वो फॉर्मूले के अनुसार, जो कमीशन के फॉर्मूले होते हैं उनके अनुसार जो जातियां उसमें आ जाती हैं वो आ जाती हैं। तो जब रिजर्वेशन मनमोहन सिंह सरकार ने 2012-13 में एक हरियाणा को लेकर किया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो बिना कमीशन के, बिना फॉर्मुलेशन के, बिना रैशनैलिटी के, बिना सर्वे के, बिना डेटा के कोई भी रिजर्वेशन घोषित कर दे और कारण उसका सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना हो, इसलिए वो असंवैधानिक है। अभी महाराष्ट्र का रिजर्वेशन असंवैधानिक घोषित किया है। 2005 में मुस्लिम रिजर्वेशन आंध्र प्रदेश में किया गया था। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी 2005 में मुस्लिम रिजर्वेशन को असंवैधानिक घोषित किया था, इस आधार पर कि इसका कोई बैकअप नहीं है, इसका आपका कोई आधार नहीं है, बिना आधार के कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जजमेंट में उन्होंने डिटेल्ड सारी चीजें डाली हुई हैं और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज है, इसके अलावा कुछ और इसके पीछे आधार नहीं। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि कई जगह ये पॉलिटिकली कहा जा रहा है कि भाई ये जो बंगाल सरकार ने किया, ये तो सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसकी बेसिस पर किया। नहीं, देखिए, कोई भी कमीशन की जो रिकमेंडेशन होती है वो एससी एसटी कमीशन या बैकवर्ड कमीशन नहीं है। वो जो भी कमीशन हम अपॉइंट करते हैं वो कमीशन केवल एक एनालिसिस करता है। जबकि एससी एसटी कमीशन की जब हम बात करते हैं, ओबीसी कमीशन की बात करते हैं, तो बाकायदा वो डिटेल्ड फॉर्मुलेशन करता है और फॉर्मुलेशन करके वो बताता है कि किसके पास कितने संसाधन हैं, किसके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, किसके पास क्या क्या है, और उस इतना इतना अगर है तो वो जातियां उसमें आएंगी, अगर इतना नहीं है तो वो जातियां नहीं आएंगी। इसलिए सच्चर कमीशन अगर कहता है तो वो कोई आधार नहीं बनता है कि आप उसके आधार पर कुछ कह दें। और सच्चर कमीशन केंद्र का कमीशन था, क्या केंद्र ने रिकमेंडेशन की? दूसरी एक और बात इसमें आती है हमेशा से, अगर राज्य सरकार के किसी कमीशन ने रिकमेंडेशन की भी है तो राज्य सरकार उसकी रिकमेंडेशन को अपने पैड पर केंद्र सरकार को भेजती है और केंद्र वहां से स्वीकृति देता है, तभी रिजर्वेशन घोषित होता है। ऐसे रिजर्वेशन भी घोषित नहीं। तो सच्चर कमीशन की अगर बात करते हैं तो भी क्या उन्होंने कोई रिकमेंडेशन केंद्र को की और केंद्र से उन्होंने स्वीकृति ली क्या? जो राष्ट्रीय एससी एसटी आयोग है या फिर राष्ट्रीय ओबीसी आयोग है, ऐसा कोई पीछे का बैकअप उसमें नहीं है, इसलिए उन्होंने उसको अवैधानिक घोषित किया। इसलिए सच्चर कमीशन की जो बात कही जा रही है वो उसका कोई आधार नहीं बनता। ओके, राजीव तिवारी, आपका रिस्पॉन्स क्या है? क्योंकि कानूनी रूप से ये पूरा मामला जो है ये साफ तौर पर जो है हाई कोर्ट ने जो माना कि ये संविधान के विरुद्ध है, ये सिर्फ पॉलिटिकली गेन लेने के लिए किया गया। यानी कोर्ट या जज साहब ये तो नहीं कह सकते कि तुष्टीकरण के लिए किया गया, लेकिन कुल मिलाकर बात यही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए सब किया गया। अब ममता दीदी कह रही है कि इस फैसले को मानेंगे नहीं। आपको लगता है कि कोई मुख्यमंत्री ये कहे कि अदालत के, हाई कोर्ट के फैसले को नहीं माने, तो ये तो संविधान की सीधा सीधा धज्जियां उड़ाना हुआ। ये राजनीतिक से प्रेरित है और ममता बनर्जी का विकास, ममता बनर्जी जिस तरह से पश्चिम बंगाल का विकास की है, यह मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मोदी जी को ओबीसी आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण, ये सभी तो हमारे देश के ही लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, और सभी को लेकर के चलने के लिए ममता बनर्जी कटिबद्ध है। वो नहीं चाहती है कि किसी को जो है। राजीव तिवारी, आप म्यूट पे चले गए। आपने एक मिनट, आप म्यूट पर है राजीव तिवारी। हाँ राजीव तिवारी, छोटा सा सवाल, उसके एक मिनट, एक छोटा सा सवाल, फिर आप अपनी, आपने कहा राजनीतिक साजिश है। राजनीतिक साजिश कोर्ट ने करी है क्या? क्योंकि फैसला तो कोर्ट का है। होगी, आपने आज से 2 महीना पहले देखे कि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गांगुली ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में कितना जो है अपना विचार प्रकट किए और कितना खिलाफ में दिए, और एक किसको बचाने के लिए, तो बीजेपी के एक नेता को बचाने के लिए आपने देखा। और वही व्यक्ति आपका अगस्त महीना में रिटायर होने वाला था, उसने आज 4 महीना पहले रिटायरमेंट लेकर के
और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाया और आज कांग्रेस से कैंडिडेट है। तो आज भारत का एक इतिहास कहा जा रहा है। एक हाई कोर्ट के जज के ऊपर लोग विश्वास करते थे। आज हाई कोर्ट के जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज एक दिन के लिए इंदिरा गांधी को जो है जेल दिया था। हाई कोर्ट का जज एक दिन के लिए कल्याण सिंह को जेल दिया था। और आज हाई कोर्ट का जज जो है धड़ाधड़ अपना पावर का इस्तेमाल करके और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ में देते चला गया। तो ये मनमानी नहीं है, इसको आप क्या समझते हैं? तो आप इसको राजनीतिक साजिश मान रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये अदालतों की मनमानी है और अदालतें एक राजनीतिक साजिश के तहत ये फैसला दिया? कुछ लोग हैं मोदी जी के अधीन में है और जो है गलत इलेक्शन के समय में, अभी जो है इलेक्शन का दौर है, आप देख रहे हैं कि मोदी जी का जमीन जो से पैर खिसक चुका है। आने वाला 2024 में 4 तारीख को मालूम चलेगा कि मोदी जी का क्या हाल है। वो तो 4 तारीख की बात छोड़ सर, 4 तारीख को भी रुक जाते हैं, 4 तारीख तक हम भी रुक जाते हैं, आप भी रुक जाते हैं, लेकिन अभी जो है आप अभी ये कह रहे हैं कि ये फैसला जो है कोर्ट के राजनीति में जाएगा कोर्ट, ये आपको लगता है कि बीजेपी के इशारे पर ये फैसला कोर्ट अदालतें दे रही हैं बीजेपी के इशारे पर, है ना? आपको साजिश कोर्ट जाएगा, तृणमूल कांग्रेस कोर्ट में जाएगा और वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है आवेदन करेगा और देखिएगा विचार सही होगा। इसके पहले भी 26,000 नौकरियां खा गया है, नौकरी बीजेपी के लोग 26,000 लोगों का नौकरी खा गए। लेकिन राजीव तिवारी एक ही मुद्दे पर अभी बने रहते हैं, अभी नंदीग्राम पर भी मैं आऊंगा। सौरभ सिकदर, ये तो बात ठीक है कि एक जज साहब पहले जज से फिर उसके बाद आज आपके कैंडिडेट हैं, उसी आधार पर राजीव तिवारी और टीएमसी को लगता है कि भाई ये भी साजिश हो सकती है। हो सकता है कल को वो जो जज साहब का फैसला है, कल को वो भी आपकी पार्टी से जो है चुनाव लड़ते दिखे, इसलिए वो इसको राजनीतिक साजिश मान रहे हैं और वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राजीव तिवारी जी थोड़ा अध्ययन करके आते तो ऐसे बेबुनियाद बातें कभी नहीं करते। क्या भारत के संविधान में कभी भी लिखा हुआ है कि कोई जज रिटायरमेंट के बाद कोई राजनीतिक दल नहीं ज्वाइन कर सकते? कहीं पे भी कोई कानून उसको रोकता है? यह दुबे जी भी है, आइन के सलाहकार है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो उनके अपना चॉइस है, वो किसके साथ रहेगा किसके साथ नहीं रहेगा। अगर हमारे साथ नहीं रह के ये चोर टीएमसी के साथ रहते तब वो अच्छा हो जाता, तब उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। हालांकि जो यार हम बीच में बात एक मिनट राजीव तिवारी सुनिए, एक मिनट रुकिए, मैं उनको चुप करा रहा हूँ, सुनिए, एक मिनट चुप करा रहा हूँ। राजीव तिवारी सुनिए, आपके बीच में कोई नहीं बोला था, आपको बिल्कुल बोलने दिया गया, आपने अपनी बात रखी। अब सौरभ जी को अपनी बात रखने दीजिए, इस तरह से करेंगे तो फिर आपके बीच में भी वो बोलेंगे। ये रुकिए, अभी रुकिए, ठंडे रहिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। ये नंदीग्राम थोड़ी है कि यहाँ पे नंदीग्राम बनाना है। रुकिए एक मिनट, अपनी बात उनको होने दीजिए। बोलिए सौरभ जी। मतलब डिबेट में भी गुंडागर्दी करेंगे टीएमसी वाले। अभी बात ये है कि देखिए, ये एक निर्वाचित मुख्यमंत्री और एक हाई कोर्ट का, ये तो बीजेपी ने ये फैसला तो नहीं सुनाया, किसी हाई कोर्ट ने सुनाया। अब हाई कोर्ट का जज आपको पसंद हो ना हो, आपको कोर्ट का जो गरिमा है उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए था। आप कैसे बोल सकते हैं किसी हाई कोर्ट के जस्टिस के ऊपर या कोर्ट के ऊपर कि ये राय जो है ये बीजेपी के राय है, ये हाई कोर्ट का राय नहीं है। इमीडिएट ये भुआ भतीजा के ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला करना चाहिए और ये सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए हाई कोर्ट को। नहीं तो लोग जो है एक मिनट श्रीवास्तव जी, मैं आपको रोक रहा हूँ क्योंकि कोर्ट जो है, हाई कोर्ट जो है, करोड़ों लोगों का आस्था की जगह है। जब उसका गरिमा को किसी ने ऐसे अपमान कर सकता है, उसको कोई ऐसे चैलेंज कर सकता है, तो ये पूरा गणतंत्र के ऊपर खतरा है। और हाई कोर्ट को इसको मद्देनजर रखते हुए सुओ मोटो
मामला स्टार्ट करना चाहिए। ओके, मैं डीके दुबे जी एक छोटा सा कमेंट आपसे, फिर मैं ब्रेक लूंगा, आपको शुक्रिया भी कहूंगा। मुझे लगता है आपने कहा ये सोमवार को अदालत खुलेंगी तो बहुत संभव है क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला ममता बनर्जी के खिलाफ बनता है। मुझे लगता है जो अभी यहाँ पर राजीव तिवारी जी जो कह रहे हैं, मुझे तो लगता है वो भी क्रिमिनल कंटेम्प्ट का एक मामला बनता है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि भी एक जज चले गए थे, इसलिए जो है ये जज जो है ये भी हो सकता है बीजेपी की साजिश, रणनीति के तहत, बीजेपी की एक साजिश के तहत फैसला दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं ये कंटेम्प्ट की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लाभ हानि होता है, ना ही उसका संपर्क होता है, और ना ही वो किसी और ऑर्गन पर जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के बड़े जजमेंट हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के समय पर किसी जज ने कोई ऑर्डर किया, उसके बाद वो इस्तीफा दे देता है, तो अब वो जुडिशियल पर्सन नहीं है, और जब वो कोई जुडिशियल पर्सन नहीं तो वो कहां जाएगा, कौन सी पार्टी में जाएगा, इसका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन जज की सीट पर बैठकर अगर कोई निर्णय दिया गया है तो वो अदालत होती है, व्यक्ति नहीं, और अदालत ने जो कुछ भी कहा है उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत ही आप चैलेंज कर सकते हैं। अदालत को आप सरेआम बाजार में खड़े होकर ये नहीं कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी की एजेंसी है। आप ममता बनर्जी जी का जो बयान आया, उन्होंने एजेंसी बता दिया भाई। ये एजेंसी की तरह हाईकोर्ट अगर काम करता है तो फिर कोर्ट की तो मान्यता ही खत्म होगी, फिर कौन कोर्ट को मानेगा, और कोर्ट को नहीं मानेगा, कोर्ट को डिनाई करेगा, मतलब सीधा कंटेम्प्ट है। ये कंटेम्प्ट की कार्रवाई। मैं तो कहता हूँ जो कोर्ट को माने ना इस देश में, संविधान को, जो अदालतें संविधान के तहत मानी है, जो कोर्ट को ही ना माने, तो मुझे तो लगता है तानाशाह तो असली वही है जो देश की अदालतों के फैसले को जो है फाड़ के कूड़ेदान में डाल दे कि ये जो राजनीतिक साजिश लगती है। तो कंटेम्प्ट का मामला जो आपने कहा राजीव जी, उस पर भी बनता है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद डीके दुबे जी को शुक्रिया कर दूं मैं, मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, नंदीग्राम पर भी आऊंगा डिबेट में, राहुल लाल जी के पास भी आऊंगा, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद।